कुछ साल पहले मैं स्नैपचैट पर क्रिस्टीना नाम की एक लड़की से बात करता था। हम अपने आपसी दोस्तों के ज़रिए मिले थे। हम खूब बातें करते थे और एक दिन मैंने उससे डेट पर चलने के लिए कहा। यह जुलाई का महीना था। हमने हमारी पहली डेट के लिए एक बीच पर जाने का फैसला किया, जो उचित परमिट के साथ कारों को उस पर चलने की इजाज़त देता है। और मैं अब भी अक्सर अपनी कार से वहाँ जाता हूँ। अगले दिन छुट्टी थी, इसलिए रात में हमने बीच पर जाने का फैसला किया। मुझे पता था कि रात 8 बजे के बाद इतने लंबे समय तक बीच पर कोई नहीं होगा, इसलिए इस शांत माहौल में डेट करने की ये एक अच्छी बात थी। क्रिस्टीना मुझसे सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर रहती थी। लगभग 7 बजे मैंने उसे घर से पिकअप किया। फिर मैंने आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ और अन्य सामान खरीदा। फिर हम सीधे बीच की ओर चल पड़े। बीच का रास्ता काफ़ी लंबा और कांटों से भरा है, इसलिए ज़्यादातर लोग मेन बीच की तरफ दाहिनी ओर मुड़ते हैं, लेकिन मैं अक्सर बाईं ओर जाता हूँ, क्योंकि यह बीच की एक छोटी सी जगह है, लेकिन काफ़ी प्राइवेट है, जहाँ कोई नहीं जाता। हम बाईं ओर चले गए। जब हम बीच पर पहुँचे तो वहाँ सिर्फ हम ही लोग थे। मैंने अपनी कार एक रेत की पहाड़ी पर खड़ी की और सामान उतारना शुरू कर दिया। हमने आग जलाई। हम बातें करते हुए बियर पी रहे थे। थोड़ी देर तक हमने सिर्फ समुद्र तट से टकराती लहरों की आवाज़ सुनी, लेकिन क्रिस्टीना ने फुसफुसाते हुए कहा कि उसने कुछ और भी सुना है। मैंने इसे सुनने के लिए अपना सारा ध्यान उस ओर केंद्रित किया और मैंने सुना कि यह एक सीटी की आवाज़ थी। ये बिल्कुल भी पक्षी की आवाज़ नहीं थी, यह निश्चित रूप से एक व्यक्ति की आवाज़ थी। क्रिस्टीना और मैंने घबराते हुए एक दूसरे को देखा। सीटी की आवाज़ बेहद करीब थी। हमारे पास रोशनी करने के लिए कोई टॉर्च नहीं थी। मैं अपनी कार में गया और हेडलाइट्स चालू की। तभी मैंने क्रिस्टीना की चीख सुनी। हम दोनों ने एक आदमी के सिर के पिछले हिस्से को मेरी कार के ऊपर रेत की छोटी पहाड़ की ऊंची घास से तेजी से बाहर निकलते हुए देखा। वो शायद काफ़ी देर से वहाँ छिपकर हमें देख रहा था। मैंने उसे चिल्लाते हुए वहाँ से दूर जाने के लिए कहा। मैं छोटी पहाड़ी पर गया और उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो तुरंत मेरी नज़रों से गायब हो गया। बीच पर हर जगह लंबी घास थी जिसमें वो छिप सकता था। मैंने अपना फ़ोन निकाला और फ्लैशलाइट का इस्तेमाल करते हुए घास में देखने के लिए आगे बढ़ा। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे पीछे मुड़ जाना चाहिए और वापस अपनी कार की तरफ भाग जाना चाहिए। तभी क्रिस्टीना ने मुझे कार में बैठने और चले जाने के लिए वापस बुलाया। तभी मैंने फिर से सीटी की आवाज़ सुनी। यह बहुत करीब से आ रही थी, जैसे मुझसे सिर्फ 10 फीट की दूरी पर। क्रिस्टीना ने भी ये सुना और उसने चिल्लाते हुए एक बार फिर मुझसे कार में वापस आने के लिए कहा। मैं भागा और वापस छोटी पहाड़ी से नीचे चला गया और कुर्सियों और बैगों को अपनी कार में पैक करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैं कार में घुस रहा था, मैं रुक गया और फिर से उसी जगह से मुझे गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत ही स्पष्ट आवाज़ थी, जैसे कोई जानबूझकर हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हम कार में बैठ गए और मैंने अपनी लाइटें बंद कर दी और इंजन चालू कर दिया। हम कुछ देर वहीं बैठे रहे, जैसे कि मुझे पता था कि जो कोई भी घास में होगा वो इंजन चालू होने और लाइट बंद होने की आवाज़ सुनकर हमारी ओर देखने ज़रूर आएगा। और मैं सही था। मैंने थोड़ी देर के लिए अपनी लाइटें वापस चालू कर दी और तभी हमने कार से घास के बीच में एक आदमी का चेहरा देखा, लेकिन उसका चेहरा बहुत ही अजीब और पूरा काला था। हमें बस उसकी आंखें दिख रही थी। लाइट वापस चालू होने की वजह से वो वापस घास में छिप गया। मैं बाहर निकलकर उस आदमी को पीटने वाला था, लेकिन क्रिस्टीना ने मुझे रोक दिया और कहा कि शायद वो दिमाग से कोई पागल आदमी होगा और क्या पता उसके पास कोई हथियार भी हो सकता है और हमें बस वहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने उसकी बात मानी और हम बीच से चले गए। हम पूरे समय अपने पीछे देखते हुए आगे बढ़ रहे थे कि कहीं हमारा पीछा तो नहीं किया जा रहा। इस घबराहट और चिल्लाहट सी भरी सिचुएशन में गाड़ी चलाना काफ़ी मुश्किल था। मुझे नहीं पता कि उस आदमी के इरादे क्या थे। मुझे नहीं पता कि वो हम पर नज़र क्यों रख रहा था, लेकिन वो सीटी और गुनगुनाहट की आवाज़ बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी। जब मैं छोटा था तब मेरे परिवार ने गर्मी की छुट्टियों के लिए समुद्र तट पर एक घर किराए पर लिया था। घर का किराया बहुत कम था। यह हमारा पहला दिन था। हम समुद्र तट पर गए।
और फिर रात के खाने के लिए बाहर गए। घर के पास एक रेत की पहाड़ी थी और उस रात मेरे भाई जॉय और मुझे पहाड़ियों से नीचे फिसलने का विचार आया। हमें घर में एक अलमारी में कुछ बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स मिले, इसलिए हमने स्लाइड का उपयोग करने के लिए बक्सों के टुकड़े काट दिए। हमारे माता पिता को हमारे अंधेरे में बाहर जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, जब तक कि हम घर से बहुत दूर ना चले जाएं। हम रेत की पहाड़ी की चोटी पर गए और कार्डबोर्ड बॉक्स स्लाइड का इस्तेमाल करके पहाड़ी से नीचे फिसले। ये बहुत मज़ेदार था। जब जॉय नीचे पहुंचा तब उसने 3 या 4 बार मेरा नाम पुकारा और चिल्लाते हुए कहा कि वो क्या है। मैं समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था, इसलिए मैं फिर से पहाड़ी से नीचे फिसला और देखा कि वो किसी तरफ इशारा कर रहा था। यह समुद्र में कुछ था जो पानी से बाहर निकली हुई कुछ काली चीज थी। समुद्र पर चांद की रोशनी भी उस चीज को देखने के लिए काफी थी, लेकिन फिर भी हम समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कुछ तैर रहा हो। हम थोड़ा डरे हुए थे और हम इतने डरे हुए थे कि पास जाकर देख नहीं पा रहे थे कि यह क्या है। इसलिए हम एक अलग पहाड़ी की तलाश में समुद्र तट से थोड़ा आगे चले गए। हमें एक पहाड़ी मिली जो उतनी लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो घर से काफ़ी करीब थी। मेरा भाई पहले पहाड़ी से नीचे फिसला। मैं ऊपर खड़ा होकर देख रहा था। मैंने फिर से समुद्र की ओर देखा और मुझे फिर से पानी में वो काली चीज़ दिखाई दी। वो चीज़ हिल भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारा पीछा कर रही हो। मैं जॉय को फिर से समुद्र की ओर देखने के लिए चिल्लाया। उसने तुरंत ही देख लिया, क्योंकि वो घबराया हुआ पहाड़ी पर चढ़कर मेरे पास आया। हम उस चीज़ को देखने के लिए उतना आगे नहीं बढ़े जितना हमने सोचा था। हम कुछ देर तक उस चीज़ को देखते रहे। हम देख सकते थे कि वो इधर उधर उछल रही थी। हमने समुद्र तट से उस घर को देखा जहां हम रह रहे थे। वो बहुत दूर नहीं था, इसलिए हमने इस तैरती हुई चीज़ को करीब से देखने का फैसला किया। हमने सोचा कि ये शायद पानी में तैरता हुआ कोई मरा हुआ जानवर होगा। जैसे ही हम पानी में आधे रास्ते पर पहुंचे, पानी में तैरती हुई काली चीज़ ऊपर उठने लगी और हमें एहसास हुआ कि वो बिल्कुल भी तैर नहीं रही थी। जब हम पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे तब हमने किसी की बॉडी देखी। उसके हाथ बहुत पतले थे और उसका सिर किसी व्यक्ति जैसा था। हम जल्दी से अपने माता पिता को चिल्लाते हुए घर की ओर भागे। हमने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। हमारे माता पिता ने कहा कि रात में समुद्र तट पर कभी कभार कोई तैरने आता है, इसमें डरने की क्या बात है। लेकिन हमने उन्हें बताया कि वो पानी में हमारा पीछा कर रहा था। हमारे पिताजी टॉर्च लेकर पिछवाड़े की तरफ गए और समुद्र तट के चारों ओर देखा, और जब उन्हें कोई नहीं दिखा तो उन्होंने हमसे कहा कि हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर हम घर के अंदर गए। जॉय और मैं अपने कमरे में थे। लगभग आधी रात हो चुकी थी। तभी हमने लिविंग रूम से अपनी माँ की चीख सुनी। हम अपने बिस्तर से उठे और उनके लिविंग रूम की तरफ भागे। जैसे ही हम लिविंग रूम में दाखिल हुए, पिताजी हमें अपने कमरे में वापस जाने के लिए चिल्लाए, लेकिन हम नहीं गए। पिताजी बाहर कुछ देख रहे थे। हम देखने के लिए उनके पास गए कि वो क्या देख रहे थे। तभी हमने देखा कि घर के पिछवाड़े में एक मुस्कुराता हुआ नंगा आदमी हाथ हिलाता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद पिताजी ने हमें धक्के मारते हुए कमरे से बाहर निकाला और अपने कमरे में जाने के लिए कहा। हमने सब कुछ सुना जब हमारे पिताजी चिल्लाकर उस आदमी को पुलिस बुलाने की धमकी दे रहे थे, और तभी पीछे के दरवाजे के शीशे पर जोरदार धमाका हुआ और साथ ही मेरी माँ के चिल्लाने की आवाज़ भी आई। हमारे पिताजी हमारी माँ को हमारे साथ रहने के लिए चिल्लाए। वो भागती हुई हमारे कमरे में आई। हमने पिताजी को 911 पर कॉल करते हुए सुना। शीशे पर अब और भी तेजी से धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। हमारे पिताजी कोई तगड़े व्यक्ति तो नहीं है, इसलिए वो बाहर जाकर उस आदमी से नहीं लड़ सकते थे। ऐसा कुछ मिनटों तक चलता रहा और धमाका बंद हो गया और अब पिताजी राहत की सांस ले रहे थे। वहाँ कई पुलिस की गाड़ियाँ आ गई और कई सारे पुलिस ऑफिसर घर में दाखिल हुए। इस पूरी घटना को एक साथ जोड़ने में मदद करने के लिए मुझे और मेरे भाई को ये बताने के लिए कहा गया कि हमने समुद्र तट पर क्या देखा था। यह हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही दुखद और परेशान करने वाली बात थी। 12 साल बाद भी इसके बारे में सोचना अभी भी डरावना और परेशान करने वाला है। इस घटना के बाद हम वहाँ से चले गए और हमारे माता पिता को उनके पैसे वापस मिल गए। हम पास के एक रिजॉर्ट में रुके ताकि हमारी छुट्टियाँ बर्बाद ना हो,
लेकिन उस घटना के बाद हम सभी अभी भी डरे हुए थे। जब मैं 20 साल का था तो मेरी गर्लफ्रेंड स्टीवी और मैं 4 जुलाई को पास के एक समुद्र तट पर आतिशबाजी शो में जाना चाहते थे। हालांकि सभी मुख्य समुद्र तट के पार्किंग स्थल पूरी तरह से भरे हुए थे और गाड़ी पार्क करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। आखिरकार हम सड़क से दूर एक कम भीड़भाड़ वाले लगभग खाली पार्किंग स्थल तक गाड़ी चलाकर पहुंचे। लोग पार्किंग स्थल में समुद्र तट पर लगी कुर्सियों पर बैठे थे। जाहिर तौर पर वो सभी शो देखने के लिए तैयार थे, लेकिन स्टीवी और मैं ऐसा नहीं करना चाहते थे। हम कंबल और बियर लेकर समुद्र तट की ओर चले गए। पार्किंग स्थल से हमें समुद्र तट तक पहुंचने के लिए ओवरपास के नीचे एक सुरंग को पार करना पड़ा। समुद्र तट आश्चर्यजनक रूप से खाली था। सिर्फ हम ही थे जिन्होंने सोचा कि मुख्य समुद्र तट तक पैदल चलना अच्छा रहेगा। हमने अपनी लंबी सैर शुरू की। हम 20 मिनट तक चले, जब तक कि आतिशबाजियां हवा में गूंजने नहीं लगी। लेकिन हम इतने करीब नहीं थे। हम चलते चलते थक गए थे। हम रुक गए। हमने कंबल बिछाए। आतिशबाजी का शो काफ़ी लंबा था। शो के लगभग 10 मिनट बाद मुझे हमारे पीछे से आवाज़ें सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर कुछ लोग आतिशबाजियों की ओर मुंह करके खड़े थे। वहाँ कुछ भी अजीब नहीं था। शायद और भी लोग आतिशबाजियाँ देख रहे थे। शो खत्म होने तक हम लगभग 10 मिनट तक बैठे रहे। वहाँ बहुत सारे मच्छर थे, इसलिए हमने अपना सारा सामान उठाया और जल्दी से वापस चलने लगे। हम कुछ सुरंगों से गुजरे और हालांकि वो सभी एक जैसी दिख रही थी। हमें याद था कि जिस सुरंग को हमने पार किया था उसकी बाईं दीवार के ठीक बगल में 2 कूड़ेदान थे। मैंने देखा कि एक लड़का अंधेरे में हमारे सामने खड़ा था और हमारी तरफ आ रहा था। उसने हमें नमस्ते किया और हमसे मदद मांगी। मैंने अपनी चाल धीमी कर ली, लेकिन पूरी तरह से नहीं रुका, क्योंकि मैं तुरंत इस आदमी से चौकन्ना हो गया था। वो उन लोगों में से एक लग रहा था जिन्हें मैंने अभी अभी दूर से देखा था। वो अपने बगल वाली सुरंग की ओर इशारा करते हुए कह रहा था कि उसका दोस्त घायल हो गया है और उसे मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं है। स्टीवी भी मेरी तरह घबराई हुई लग रही थी। मैं उस लड़के से धीरे धीरे दूर जाता रहा। हम उस लड़के की बातें सुनकर और भी ज़्यादा घबरा गए, जो हमें उलझाने की कोशिश कर रहा था। वो लगभग 20 साल का लग रहा था। मैंने उससे पूछा कि उसका दोस्त कहाँ है, और उसने कहा कि सुरंग के पास पार्किंग में। मैंने सुरंग में देखा, वहाँ पूरा अंधेरा था। उसमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं थोड़ा अंदर गया, लेकिन वो बंद लग रहा था। मैंने माफ़ी मांगी और कहा कि हम जल्दी में हैं। मैंने स्टीवी को अपने साथ खींच लिया और हम तेज़ी से चलने लगे। जैसे ही हमने चलना शुरू किया, उस आदमी के बोलने का तरीका बदल गया। वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने मुझे निकम्मा कहकर बुलाया। मैंने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बस टीवी को चलते रहने के लिए फुसफुसाया। मैं हर कुछ सेकंड में अपने पीछे कंधे की ओर देखता रहा कि क्या वो हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है, और मुझे एहसास हुआ कि हमारा पीछा किया जा रहा है। अब उसके साथ कुछ और लोग भी खड़े थे और हमें एहसास हुआ कि वो अपने घायल दोस्त के बारे में झूठ बोल रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो हम पर झपटने वाले हैं। मैंने स्टीवी को उस सुरंग की ओर आगे बढ़ने के लिए कहा जहाँ 2 कूड़ेदान थे। मुझे पता था कि अगर हम दोनों भागेंगे तो शायद हमारे पीछे मौजूद लोगों का ग्रुप हमारा पीछा ज़रूर करेगा। वो बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे के लोग करीब आ रहे थे। मैं स्टीवी को अपने से पहले कार तक पहुंचने के लिए थोड़ा और समय देने के लिए इस सिचुएशन को संभालना चाहता था। जब तक मैं सुरंग तक पहुंचा, मैं फिर से पीछे घूमा और देखा कि तीनों आदमी अब लगभग मेरे ठीक सामने थे। उनमें से एक ने चिल्लाते हुए कहा कि चलो यहाँ आओ। स्टीवी मुझे फ़ोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं फ़ोन नहीं उठा सका। जैसे ही मैं सुरंग के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, मुझे लगा कि वो मेरे पीछे दौड़कर मुझे पकड़ लेंगे। मैं जल्दी से सुरंग में घुस गया और मैंने अपने ठीक पीछे उनके कदमों की आवाज़ सुनी। मैं कंकर भरी मिट्टी पर नंगे पैर दौड़ा, लेकिन मैंने अपनी जान बचाने के लिए इस डर को सहन किया। मैं सुरंग से होते हुए पार्किंग स्थल तक पहुंचा, जहां सड़क पर रोशनी थी। भगवान का शुक्र है कि सुरंग में 3 लोगों ने मेरा पीछा करना बंद कर दिया। पार्किंग स्थल अब खाली था। वहां मेरी कार के अलावा 2 अन्य कारें थीं, जिसमें स्टीवी पहले से ही लाइट जलाकर बैठी थी। मैं कार में बैठने के लिए दौड़ा और मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर सुरंग की ओर देखा
और देखा कि 3 में से 2 लोग सुरंग में शायद 10 फीट अंदर खड़े होकर हमें देख रहे थे। मैं कार में बैठ गया। हम पार्किंग स्थल से बाहर निकले और सच कहूँ तो मुख्य समुद्र तट पार्किंग स्थल से निकलते हुए लोगों की हेडलाइट्स को देखकर हमें काफ़ी राहत मिली। मुझे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो हमें लूटने की कोशिश कर रहे थे या हमें मारने की, लेकिन ये तो स्पष्ट था कि वो लोग उस रात एक योजना के साथ वहाँ मौजूद थे। हमें खुशी है कि हम उनके जाल में नहीं फंसे।